बूढ़े पिता का इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े पिता का इंसाफ। जी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लेकर क्यों आए हैं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़ा बूढ़ी होकर इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, वो भी महंगे रेस्टोरेंट में। अरे ममता, आज हमारी शादी की सालगिरह है, वो भी 50वीं। तो इतना तो हक बनता है कि मैं तुझे खुशी दे सकूं। जवानी तो अपने माता पिता की सेवा में, उनकी लंबी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। उन्हीं की दवा दारू अस्पताल में खर्च हो जाती थी, पर आज जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है उसमें तुम्हें छोटी खुशी दे सकता हूँ ना। अब तुम्हारा बेटा भी तो बड़ा हो गया है, तो हमें किस बात की चिंता? वो भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तभी कमल जी अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए केक ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में केक काट के सब वेटर लोगों को खिलाते हैं और सबसे कहते हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। ममता जी तो शर्म से लाल पीली हो गई और बोली, छोड़िए जी, यह सब क्या है? और अब बहुत हो गया, चलिए घर चलते हैं। ममता कमल जी गुनगुनाते हैं, वो मेरी जोड़ी जमी, तुझे मालूम नहीं। फिर अपनी पत्नी के हाथों में हाथ डालते हुए एक ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंचते हैं। इस समय कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और लाइट भी जल रही है, जबकि इस समय घर पे कोई नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया था। कमल जी देखते हैं उनके घर में 2-4 गुंडे घुस गए हैं और दरवाज़ा तोड़ दिया है। ममता जी घबराते हुए बोलती, भाई साहब, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में इस तरह से आप क्यों घुस गए हैं? आप लोग निकलते हैं कि पुलिस को बुलाऊं? चंदन हंसते हुए कहता है, यह आपका घर नहीं, हमारा घर है। यह देखिए इस घर के कागजात, इस घर के मालिक ने यह घर हमको बेचा है। कमल जी कहते, मैंने यह घर कब तुमको बेचा? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? और यह सब क्या लगा रखा है? मेरा घर, मेरा घर, यह हमारा घर है। चंदन कहता है, हम गुंडे नहीं हैं, मेरा नाम चंदन है और यह घर आपके बेटे ने मुझसे बेचा है। यह देखिए इस घर के कागजात पर मेरे साइन है, मैंने उसे पूरे 50 लाख दिए हैं इस घर के। तो इसलिए अब आप लोग इस घर से निकलिए। उन दोनों को धक्के मार कर निकाल देता है। कमल जी और ममता जी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कब उनका बेटा यह घर बेचकर विदेश को चला गया। सुनो बेटे, हमारी बात तो सुनो, हम इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के एक कोने में हमें पड़े रहने तो चाहे तो हमसे कुछ काम ले लो, मजदूरी करवा लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब तो काफ़ी रात हो गई। तो चंदन बोला, मैं यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला हूँ कि मैं सब गरीब को मुफ्त में रहने दूँ। मेरा भी परिवार है और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकलिए। और आपके बेटे ने आपके साथ जो किया है वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरा घर मुझे खाली चाहिए। और उनके सामान निकाल कर फेंकने लगता है। कमल जी अंदर जाकर अपनी तिजोरी खोलते हैं तो उनकी तिजोरी तो एकदम खाली थी, क्योंकि कोई भी कैश, सोना चांदी नहीं था, सब कुछ लुट गया था। वो तो अपना छाती पीटने लगे, ममता, हम तो लुट गए, यह क्या दिन दिखा गया हमारा बेटा, और वो कहाँ गया? उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे वो तो हमें लूट कर भाग गया, हमारे बेटे होने का कर्तव्य क्या अच्छे से निभाया है? ममता, हमको बेगान कर गया, हमारे बेटे ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा मत बोलिए जी, सब ठीक हो जाएगा, ममता जी ने कहा। दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में बैठ गए और सोच में पड़ गए कि कहाँ जाए। रात काफ़ी हो गई थी। दोनों ने अपने घर के दरवाजे के पास ही डेरा डाल लिया और सुबह ही तो सोचा शायद घर के मालिक को हम पर तरस आ जाए और वो हमें हमारे घर में रहने दें। लेकिन चंदन ने कुछ आदमियों को भेजकर वहाँ से रफा दफा करवा दिया। वो तो सोचने लगे कि अब हम कहाँ जाएंगे। ममता जी ने कहा, इस शहर में हमारा तो कोई नहीं है, हम किसके घर जाएंगे? कमल जी बोले, ममता तू चिंता मत कर, हम कहीं न कहीं अपना ठिकाना ज़रूर बना लेंगे।
तभी कमल जी बोले, ममता, मेरा इस शहर में सिर्फ एक दोस्त है, शायद वो हमारी मुसीबत की घड़ी में काम आ जाए। चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। वो अपने दोस्त अभिषेक जी के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उनका बेटा आता है और कहता है, आप लोगों को किससे मिलना है? अंदर से खूब रोने धोने की आवाज़ आती है। कमल जी रोने की आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। कमल जी कहते हैं, अभिषेक कहाँ है बेटा? हमें अभिषेक से मिलना है। कल अब हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बस हम अभी उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर कमल जी खूब रोने लगे और अपने दोस्त की बॉडी से लिपट कर रो रहे थे कि तू भी चला गया। तू तो कहता था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े कि मैं खड़ा रहूँगा, पर आज तू तो उठ भी नहीं रहा है। दोस्त अभिषेक जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद अब जब कमल जी और ममता जी उनके घर से वापस जाने लगे तो उनका बेटा अविनाश बोला, अंकल जी आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो उनके घर से वापस जाने लगते हैं। अविनाश बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए, पिताजी नहीं है तो भी आपका इस घर में अभी भी उतना ही हक है जो पहले हुआ करता था। बताइए अंकल जी, मुझे अपना बेटा समझिए। बेटा शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। बेटा, मैं यहाँ अभिषेक से कुछ मदद मांगने आया था क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा घर बेच दिया और हम बेघर हो गए। सोचा था अभिषेक कुछ मदद कर देगा, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। आप इसे अपना घर समझिए। आप हमारे घर में रह सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा सगा बेटा तो अपना नहीं निकला, पर तुमने जिस अपनेपन से मुझसे बात किए यही बहुत है। बस रहने के लिए छत मिल गया, बाकी मैं अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर लूँगा। आप एक तरफ बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ आप हमें पराया कह रहे हैं। अंकल जी, पीछे का गेस्ट रूम खाली, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। कमल जी और ममता जी अपने सारे सामान लेकर गेस्ट रूम में रख देते हैं। अविनाश कहता है, अंकल जी जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, नया काम नहीं ढूंढ लेते, आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में तो कोई काम करता है, बुढ़ापे में तो बेटे का फर्ज होता है अपने माँ बाप का ध्यान रखे। पर कोई बात नहीं अंकल जी, आप इसे अपना घर समझिए। अब चलिए आप कुछ खा लीजिए प्लीज़ अंकल जी। आप में मुझे अपने पिताजी की छवि नज़र आती है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने खोए पिता को वापस पा लिया हूँ। चलिए अंकल जी, आप लोग खाना खा लीजिए, कब से भूखे बैठे हैं। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं खा लेता हूँ, पर मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। अविनाश ने कहा, अंकल जी मैं सब कुछ समझता हूँ, आपके दिल पे क्या बीत रही है। आपकी बेटी ने जो जख्म दिया है इतना जल्दी नहीं भरा जा सकता। चल जल्दी से अंकल आंटी के लिए खाना लगाओ। सुनिए, एक मिनट इधर आइए। तो अभी कैसे भीख मंगे लोगों को घर में बुला लेते हैं, मुझसे खुद का खाना तो बनाया नहीं जाता। अब इन दोनों बूढ़े के लिए खाना बनाओ। अभी तो सारे मेहमान गए भी नहीं, अब उनकी खातिरदारी करूँ कि उनकी करूँ। क्या घर में अनाथ आश्रम में वृद्ध आश्रम खोल रखा है जो मैं किसी भी आए गए को खाना खिलाती रहूं? आंचल, तुम्हें शर्म लिहाज की कोई चीज़ है या नहीं? यह पिताजी के दोस्त थे। अरे पर हमने कभी देखा ही नहीं। हम यहाँ रहते कहाँ थे? अभी तो 1 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम कैसे जानेंगे? बेचारे अंकल जी बहुत परेशान हैं। उनकी बेटी ने उनके घर उनसे छीन लिया है, बेचकर कहीं लापता हो गया है। न जाने कैसे कलयुग है, बेटे होने लगे थे। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। कोई भी कुछ भी दुख भरी बातें सुनाए और आप यकीन कर लेते हैं। मुझसे काम नहीं होगा, मैं नहीं बनाने वाली खाना। कभी अपने एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं उठाया, बस ऑर्डर मार देती हूँ। मुझसे खाना बनाने के लिए मैं कोई कोनों का बैल हूँ क्या? जब बने मुझसे आप हुकूमत चलाते लग जाते हो। क्या ज़रूरत थी श्रवण कुमार बनने की? अभी तो बूढ़े से छुटकारा पाया ही था। आंचल इतना कहते हैं अविनाश उसके गाल पे जोरदार तमाचा जड़ देता है। आंचल इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी कि कमरे में बैठे कमल जी और उनकी पत्नी सुन लेती हैं। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चुपचाप उनके घर से निकल जाते हैं। अविनाश गेस्ट रूम में जाता है तो कमल जी वहाँ पर नहीं थे। अविनाश दौड़कर बाहर आता है और चिल्लाता है, अंकल जी 1 मिनट सुनिए तो। अंकल जी के कदमों में गिर जाता है। अंकल जी
मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त के कपड़े की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप वहाँ चाहे तो नौकरी कर सकते हैं और अपने खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा और आप किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम यह काम कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। अविनाश अपने दोस्त के पिता से उनकी दुकान पर बैठने की बात करता है, पर अंकल जी उनका दुकान शहर से थोड़ी दूर है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं बेटा, जब जिंदगी ने यह दिन दिखाया है तो इस शहर को लेकर मैं क्या करूँगा। अब तो इस शहर में रहने का मन भी नहीं करता। अविनाश उन्हें उस दुकान के एड्रेस दे देता है। कमल जी को कपड़े की दुकान से में काम मिल जाता है। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके सब ग्राहक का दिल जीत लेते हैं। जो भी कपड़ा खरीदने आता कस्टमर को बड़े प्यार से दिखाते और उनके बात करने का ढंग इतना अच्छा था कि कस्टमर उनसे खूब इम्प्रेस हो जाते और हाथों हाथ उनके कपड़े बिक जाते। ऐसा हो क्यों ना, अपने समय के कमल जी एक अच्छे अध्यापक थे और बच्चों को इतने प्यार से अच्छे से कोई चीज़ समझाते थे कि बच्चे बहुत जल्दी सब समझ जाते थे। आज उनकी समझदारी बिजनेस में भी कमाल कर रही थी। दुकान की सेल बढ़ने लगी। दुकानदार के मालिक अमीर जी उनसे बहुत खुश थे और ममता जी किराए के घर में रहते खाना बनाते, घर का सारा काम बखूबी करते और जब टिफिन देने कमल जी को दुकान में आती तो वो भी कपड़े बेचने लग जाती, अपने पति के काम में मदद करती। किशोर जी की जिंदगी फिर से पटरी पे आ गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और कमल जी कपड़े उतारने दौड़े दौड़े छत की तरफ भागे कि उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें चोट बहुत आई और उनके पैर का हड्डी फ्रैक्चर हो गया। भागदौड़ दौड़ी में ममता जी ने किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जुटाए थे सब इलाज में खर्च हो गए। दाने दाने को मोहताज हो गए। ममता जी रोती बिलखती है, भगवान यह कौन सी मुसीबत आन पड़े। हमने ऐसी कौन सा पाप किया जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। किसी तरह हम संभले थे और आज फिर से हम वहीं पहुंच गए। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। ममता जी दरवाज़ा खोलती है तो सामने मकान मालिक खड़ा था और कहता है, ममता जी आज याद दिला दूँ, आपका किराया 2 महीने से बकाया है, कृपया करके मेरा किराया दे दीजिए। ममता जी कहती, मालिक सिर्फ हमें कुछ दिनों को मोहलत दे दीजिए, इनको बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन मकान मालिक कहता है, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो हम आपके सामान को घर से बाहर फेंक देंगे। कमल जी बिस्तर पे पड़े पड़े अपनी लाचारी जिंदगी से उब गए थे। बेचारी ममता जी अकेले क्या संभाले कि उनका कोई सहारा नहीं था। ममता जी ने अमीर जी की दुकान में काम करने का सोचा और वो अपने पति का सारा काम करके खाना बनाकर खिलाकर जाती और दुकान में पूरा दिन काम करती। अपने नसीब को कोसती, भगवान ऐसी औलाद देने से अच्छा कि औलाद ही ना होता। हम सड़क पे भिखारी की तरह अपने जीवन बिता रहे हैं। घर आती तो वापस बर्तन धोती और खाना बनाने में जुट जाती और घर बाहर दोनों संभालते। ममता जी थक जाती पर चेहरे पे कभी शिकवा न आने देती कि कभी कमल जी उनको कमज़ोर पड़ते देख दुखी न हो जाए। कमल जी ममता जी पर बड़ा तरस आता कि बुढ़ापे में कितना काम करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पर हाथ पैर तुड़वाकर बिस्तर पे पड़ा हूँ, उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ममता जी ने अमीर जी से थोड़े पैसे की मदद ली और मकान मालिक को किराया भर दिया। एक दिन वो अमीर जी के कारीगरों को डिज़ाइन बता रहे थे कि कस्टमर को उनके डिज़ाइन बड़े पसंद आए। ममता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें सिलाई कढ़ाई और कपड़ों के डिज़ाइन बनाने का बहुत शौक़ था। उन्हें डिज़ाइनिंग का जितना ज्ञान था वो वहाँ के कारीगरों को देने लगी और कारीगर उनके मुताबिक कपड़े बनाने लगे। उनके डिज़ाइन कस्टमर को पसंद आने लगे और वो उनकी दुकान में बने कपड़े बिक जाते। अमित जी की दुकान को बड़े बड़े कस्टमर मिलने लगे। मालिक यह देखकर बड़ा खुश हुआ। धीरे धीरे मालिक ने अपने कपड़े को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। मालिक ने एक लड़का रख दिया जो घर घर जाकर सारा कपड़ा डिलीवर करता। गारमेंट्स के कपड़े दूसरे शहर में भी बिकने लगे। अमीर जी अपनी दुकान की तरक्की देखकर बड़े खुश थे। छोटा सा दुकान से अब इतना बड़ा शोरूम बन गया, मालिक को पता ही नहीं चला। उन्होंने ममता जी की फीस डबल कर दी। इधर कमल जी भी अब अपने पैर पर खड़े हो चुके थे, वो चल फिर सकती थी। एक दिन उनकी दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया।
शादी के कपड़े बनवाने का। घर के सारे सदस्य उनकी ही दुकान से ऑर्डर देकर गए थे और समय पे कपड़ा पहुंचाने का बोल गए थे। दुल्हन के लिए लहंगा और दूल्हे के लिए शेरवानी और सब सदस्यों के लिए डिजाइनर साड़ी का ऑर्डर आया था। सारे काम समय पे हो गया थे और डिलीवरी हो चुकी थी। बस दूल्हे का कपड़ा रुका हुआ था क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय समय पे नहीं आ सका क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। अब अमित जी सोचे फिर गए कि दुकान बंद होने को है और दूल्हे का कपड़ा अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और सारे उनके स्टाफ मेंबर अपने घर चले गए हैं, लेकिन उनकी दुकान के पास ही कमल जी और ममता जी का घर था। तो अमित जी ने कमल जी को फ़ोन करके बुलाया और कहा कि इस पते पे दूल्हे का कपड़ा पहुंचाना है, आज डिलीवरी बॉय नहीं आ पाया है। अगर आपको कोई समस्या न हो तो कमल जी बोले, नहीं मालिक, किसी के लिए यह बहुत खास दिन है, ज़रूर पहुंचाऊंगा और वो तो हमारे घर के बहुत दूर भी नहीं है। डिलीवरी बॉय बनकर कमल जी जब पहुंचे पार्सल देने शादी के मंडप में तो वहाँ जो देखा उनके तो पैरों तले ज़मीन में खिसक गए। वहाँ का नज़ारा देखकर तो वहीं पर धम से ज़मीन पर गिर गए। यह क्या है, किसकी शादी है? मैं गलत पते पे तो नहीं आ गया? एड्रेस तो सही था पर सामने उनका बेटा मनोज खड़ा था। अपने बेटे से कुदरत इस तरह आमना सामना कराया कि इसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। उनकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। न तो हंस पा रहे थे और न ही रो पा रहे थे। मनोज नौकरों पर खूब जानवरों की तरह चिल्ला रहा था कि कैसे शादी होगी, अभी तक मेरा शेरवानी समय पे नहीं आया। तुम्हें पता है ना मैं किसका दामाद बनने वाला हूँ? अगर तुम लोगों की शिकायत करती तो तुम्हारे काम से छुट्टी हो जाएगी। नहीं छोटी मालिक, वह क्या है, हमने फ़ोन करके पता किया है, अभी आपको शेरवानी आता होगा। मालिक से कोई शिकायत मत करिएगा। नौकर उनके पैरों में गिर गए तो मनोज ने पैरों से धक्का मार के उन्हें भगा दिया। चल हट यहाँ से, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ, मेरा मूड और ख़राब मत कर। शादी जिस होटल में था उसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों थे। मनोज अपने कमरे में गया और दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कमल जी ने सोचा पता नहीं किसकी मासूम लड़के की यह ज़िंदगी बर्बाद करने चला है। पहले मेरी दुनिया तबाह कर दिया, मुझे सड़क में ला दिया, पता नहीं अब किसको। खैर अब शेरवानी लाया हूँ तो दे कर ही जाऊँगा। वो तो अपने बेटे के पास गया और बोले, मनोज। अपने पिता को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। अरे आप भिखारी बन के मेरी शादी में क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से, नहीं तो अगर मालिक को पता चल गया कि मैं आप जैसे दो कौड़ी सड़क छाप का बेटा हूँ जो घर घर जाकर डिलीवरी पहुँचाने का काम करता है तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देंगे और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाइए ना। अच्छा सुनो, अब आए हैं तो एक रस्म अदा करके जाइए, मुझे ये शेरवानी पहना दीजिए। कमल जी अपने बेटे को शेरवानी पहनाते हैं। फिटिंग तो सही है और सुनो, वहाँ पे मेरा जूता बड़ा है, वो भी मुझे पहना देना। कमल जी अपने बेटे को देखते रह गए। मनोज बोला, आप मुझे इस तरह से मत घूरो, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। मैं तुम जैसे भिखारी पिता को तुम्हें इस समय त्याग दिया। किशोर जी बोले, तूने मेरे घर को गिरवी रखकर मुझसे कहा कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और तूने मेरे घर को ही बेच दिया। बूढ़े में तेरी तरह गरीबों में जिंदगी जीना नहीं चाहता था और ऐसे रोज़ रोज़ की तकलीफ़ मुझे पसंद नहीं थी। जब बिना काम किए बिना मेहनत किए सब अमीर बन सकता है तो मैं काम क्यों करूं? दरअसल कमल जी अपने समय में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और अपना जीवन बहुत तकलीफ़ों से संघर्षपूर्ण बिताया था। जो थोड़ा बहुत भी कमाती थी वो उनके माता पिता की बीमारी में खर्च हो जाता था। इस तरह अपने जीवन की गाड़ी को घसीटते घसीटते आगे बढ़ाया। मनोज बचपन से ही लालची, धोखाधड़ी, पावरती का इंसान था। वो जल्दी से जल्दी शॉर्टकट अपनाकर अमीर होना चाहता था क्योंकि बचपन से उसने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया था। जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो पूरी संगत में फंस गया और चोरी, धोखाधड़ी ये सब करना उसकी आदत बन गई। और एक दिन अपने पिता को भी उसने अपने झांसे में फंसा लिया और पिता के घर के कागजात लेकर बोला, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और आपके घर को बैंक में गिरवी रख कर लोन लेना चाहता हूँ, इस कागजात पे साइन कर दो। कमल जी उनके झांसे में आ गए और मनोज ने घर चोरी से बेच दिया और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। किस्मत से उसके साथ वही दौर आया जो उसने अपने पिता के साथ किया। उसने अपने पिता के संग धोखाधड़ी की और मनोज के दोस्त उसी की तरह था।
उन्होंने उसका पैसा मार लिया क्योंकि मनोज ने बहुत बार धोखे सुन के पैसों को हड़पा था। अब मनोज का वापस घर जाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि पिता तो वैसे भी दिवालिया हो चुके थे। मनोज उन्हें बर्बाद कर चुका था तो वह एक नए शिकार को फंसाने के चक्कर में पड़ गया। वो शहर की किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। मनोज चिल्लाते हुए बोला, अपने पिता से बोला, मेरा जूता तो पहना। कमल जी जूता पहनाने लगे तो मनोज ने जानबूझकर अपने ही जूते पे कॉफ़ी गिरा दिया और बोला, बूढ़े तुझे दिखाई नहीं देता, मेरा जूता गंदा हो गया है, इधर कपड़ा पड़ा है, जाकर ला और साफ कर। कमल जी अपनी बेटी के सारे बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वो शादी में कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। जूता साफ करने के लिए कपड़ा लेने आ जाते हैं। उधर ममता जी सोचने लगी, इतनी रात हो गई, कमल जी अभी तक नहीं आए। तो वो तेज कदमों से दुकान पहुंची तो अमेश जी ने बताया कि वो शेरवानी की डिलीवरी करने गए हैं। ममता जी वहां पहुंच जाती है। शादी का मेन्यू उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ममता जी वहां पहुंचकर देखती ही दूल्हा और कोई नहीं उनका बेटा है। वो तो आश्चर्य से देखती रह जाती अपनी बेटी को दूल्हे के रूप में। वो सोचती है, लगता है कमल जी इसलिए घर नहीं गए आए क्योंकि मनोज की शादी हो रही है। वो कमल जी के पास गई है। सब क्या हो रहा है जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप यहाँ अभी तक रुके हैं इस नालायक की शादी में। ममता तुम देखो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। जिस बेटे ने हमें रुलाया तड़पाया ददर की ठोकरें खिलाए, अब देखो मैं कैसे उसको छठी का दूध याद दिलाता हूँ। इधर अंजलि फेरों के लिए दुल्हन बनी मंडप में पहुँच चुकी थी। फेरे जैसे ही शुरू हुए कमल जी ने कैमरामैन को इशारा किया। कैमरामैन जो कि शादी की रस्मों को फिल्म बना रहा था। कमल जी और मनोज के बीच जो कुछ भी बातचीत हुआ कैमरामैन ने सब कैद कर लिया और मनोज की सारी सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। मनोज और कमल जी की वीडियो टीवी पे दिखना शुरू कर दिया गया जिसमें मनोज कबूल कर रहा था कि कैसे वो अंजलि को अपने प्यार के झांसे में फंसाया। उस काले कलूठी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था। मैं भी उससे प्यार नहीं करता, बस उसके शादी कर रहा हूँ तो उसकी दौलत को पाने के चक्कर में, नहीं तो मेरे जैसे स्मार्ट लड़का तो उसकी तरफ ताके भी ना। पिताजी, अंजलि मेरी बॉस की इकलौती बेटी है और कंपनी की आधी मालकिन है। अंजलि को जब पता चला मनोज की मंशा तो वो उससे प्यार नहीं करता, झूठा नाटक कर रहा है, उसके धन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सातवां फेरा पूरा होने से पहले ही अंजलि गठबंधन में आग लगा देती है और मनोज के गाल पे एक तमाचा लगाते हैं। वो ज्वालामुखी की तरह धड़कने लगती है। अंजलि कहने लगा, ये सब झूठ है, क्या मुन्ना मेरा पिता नहीं झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ उपस्थित सभी मेहमान उनके गाल पर तमाचा जरने लगते हैं। मनोज के पसीने छूट जाते हैं। कमल जी आगे आते हैं और अंजलि से कहती, बेटी मैं फेरों से पहले ही तुम्हारे कमरे में आया था ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। यह नालायक कितना नीचे गिर चुका है। जब इसने अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ा, सड़क में ला दिया तो तू क्या चीज़ है। पैसा इसके लिए सब कुछ है, लेकिन तुम मंडप में आ चुकी थी। मनोज कहता है, अंजलि तुम इस धोखेबाज इंसान पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। अंजलि कहती है, कमल जी सर झूठ नहीं बोल रहे सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी विद्यार्थी रह चुकी हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे स्कूल में थे। मैं आपको देखते ही पहचान गई कि आप मेरे वही अध्यापक हैं जिससे मैं बहुत प्रभावित थी। अपने स्कूल ने मुझे पढ़ाया। आज आपके दिए हुए संस्कार के बल पे मैं इतनी काबिल बन पाई, मैं अपनी ज़िंदगी में नाम कमा पाई हूँ। सर आपको याद नहीं, बस स्कूल के सारे विद्यार्थी मुझे मेरे रंग रूप को लेकर मेरा हंसी मजाक उड़ाते थे, तो आप ही थे मुझे सिखाया असली सुंदरता मन की होती है। अपने आप को इस काबिल बनाओगे, तुम्हारी बाहरी सुंदरता उसके आगे फीकी पड़ने लगे। कमल जी को कुछ याद आने लगा। कमल जी बोलते हैं, बेटा मेरे दिए हुए संस्कारों को नहीं सीख पाया, उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, पर तूने मेरे नाम को रोशन किया। एक टीचर की इज्जत की लाज रखी। बेटी तो खुश रहो। उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। कमल जी वहाँ पे उपस्थित सभी मेहमानों से अपने बेटे के किए की माफ़ी मांगने लगे।
उसके बाद अंजलि ने मनोज को ठगी अफेयर के आरोप में जेल भिजवा दिया और मनोज से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह तुम्हारे ससुराल भेज रही हूँ, अब वही जेल में सुहाग रात मनाना। मनोज कमल जी का हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। पिताजी, मुझे जैसे नालायक बेटे को माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी केब में बहुत पछता रहा हूँ कमल जी और ममता जी उसको तो कब से अपने दिल से दिमाग से निकाल चुके थे। कमल जी और ममता जी अपने घर लौट आए और ममता जी की काबिलियत रंग लाई। वो तरक्की कर गई और आज उनके पास एक अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ है। वह ज़रूरतमंदों को, गरीब लोगों की मदद करते हैं। यही उसके जीवन का उद्देश्य रह गया है, क्योंकि कमल जी कभी पैसों के पीछे भागे ही नहीं, हमेशा सादगी भरा जीवन ही व्यतीत किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे नालायक बेटे जो अपने पिता को ही सड़क पे ला दिया, उसको माफ़ करना चाहिए था कमल जी को या नहीं? तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सानिया वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। मिलती है आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।